आज एक ऐसे महान विभूति के जन्म के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं और उन महापुरुष के जो किए गए कार्य हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो समाज मूक और बधिर बना दिया गया था, जिस समाज में यह चेतना नहीं थी कि वह समाज इस देश का शासक बन सकता है, जिस समाज में ये सोच नहीं थी कि वो समाज इस देश के विकास के लिए जो जुड़ी संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं में वो बराबर का भागीदार है। अपनी जनसंख्या के आधार पे उसकी भागीदारी निश्चित होती है। जिस समाज को लंबे समय तक उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं था, अपनी वोट का अधिकार एहसास नहीं था, अपने मिले वोट के अधिकार का एहसास नहीं था, उस समाज को जागृत करने वाले, उस समाज को जगाने वाले, उस समाज को पूरी तरह से झकझोर कर जगाने वाले मान्यवर कांशीराम जी, जिनका परिनिर्वाण हो चुका है, आज वो हमारे बीच नहीं है। कोई बात नहीं, व्यक्ति आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदियों में, कहते हैं कि सदियों में कभी एक आध बार आते हैं और आने के बाद जो अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं अपने कर्तव्य को, और लोगों को एहसास करा के जाते हैं, जो अमिट छाप छोड़ के जाते हैं। उस अमिट छाप छोड़ने वालों में अगर किसी महान विभूति का नाम लिया जा सकता है, जो 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी की बात की जाती है, तो उसमें मान्यवर कांशीराम जी का नाम लिए बगैर वो शताब्दी कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं हूं गौतम राणे सागर और आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम जिसका नाम है उड़ान सोच की, जो मान्यवर कांशीराम इस देश में देना चाहते थे। दर्द भारत न्यूज चैनल पे आप सभी साथियों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मान्यवर कांशीराम जी की बात शुरू करते हो, कहते थे, आई लिव एंड डाई फॉर द अम्बेडकर फूले मूवमेंट। मैं जिंदा हूं और मैं मरूंगा भी। अभी तक जब जिंदा हूं तो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के लिए, उनके आंदोलन के लिए, फूले की विचारधारा को पूरा करने के लिए, उनके आंदोलन को पूरा करने के लिए, और जब मरूंगा भी तो यही संदेश देकर के मरूंगा। और ये जो सोई हुई कौम है, उस सोई हुई कौम को यह जगा करके जाऊंगा कि तुम्हारे अधिकार क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं। तुम इस देश में इसलिए नहीं पैदा हो कि गुलाम बन करके रहो, तुम इस देश में इसलिए नहीं पैदा हो रहे हो कि केवल ये उम्मीद लगाते रहो कि दूसरे लोग आएंगे और वो तुम्हारे हित की बात करेंगे, वो तुम्हारे अधिकार दिलाएंगे। ये कोई नहीं करने आएगा। इस धरती पे अगर तुमने जन्म लिया है तो तुम्हें अधिकार पाने के लिए, तुम्हें अधिकार दिलाने के लिए कोई भगवान नहीं पैदा हो जाएगा, कोई महापुरुष नहीं पैदा हो जाएगा। तुम्हें ही महापुरुष बनना होगा और तुम्हें ही अधिकारों के लिए लड़ना होगा। बार बार वो कहते थे कि हम कभी भी नहीं देखते कि ब्राह्मण और जो दूसरी अन्य सवर्ण जातियां हैं, उन्होंने कभी कोई आंदोलन चलाया हो किस जातिवाद को खत्म करना। आपने गौर किया होगा, उन्होंने कभी भी ऐसा आंदोलन नहीं चलाया, जातिवाद को खत्म करने का आंदोलन नहीं चलाया, जातिवाद के उच्छेद के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया, जातिवाद पूरी तरह से कॉस्टलेस सोसाइटी बनाने के लिए आंदोलन नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं वो जातियां उन्होंने ही बना रखी है और इस जातियों को बना करके ही उन्होंने फायदा उठाया है। इन जातियों को बना करके ही उन्होंने अपने आप को उच्च पदों पे रखा है। इन जातियों को बना करके उन्होंने संस्थानों पे
हर संस्थानों पे अपने आप को उच्च पदों पे रखा है, तो वो जातियों को तोड़ने का काम नहीं कर सकते। हाँ, ये भी सच है कि जब जब आप अपने आधार पे, जातीय आधार पे, जातीय संगठन के आधार पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप पे लांछन जरूर लगाएंगे कि आप जातिवाद करते हैं। और ये इस जातिवाद को तोड़ने का एक ही तरीका है कि जो जातिवाद है, इस जातिवाद को चरमोत्कर्ष पे ले, जब तक ये नहीं पहुंचेगा, जब तक जातिवाद नहीं टूट सकता। क्योंकि जिन्होंने जातियां बनाई हैं, वो जातियां तोड़ना नहीं चाहते, और दूसरे लोग क्योंकि ये मान रखे हैं कि कुछ लोगों से ऊपर है तो उसमें खुश है, जो नीचे है वो जातियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो उनसे ऊपर है। साधारण करता हूं मैं, ताकि हर दर्शकों को समझ में आ जाए कि अगर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, वो जातिवाद को तोड़ने की कोशिश करता है, वो बार बार कहता है कि अगर मुझे हिंदू कहा जाता है तो ये गलत कहा जाता है, हमारे खिलाफ साजिश की जाती है, हम हिंदू नहीं। अगर शेड्यूल कास्ट है तो उसे अछूत बना दिया गया है, वो अब जातियों को तोड़ना चाहता है, जातियों को भंग करना चाहता है, जाति व्यवस्था को पंगु कर देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है, जमी दोज कर देना चाहता है, या आत्मशान घाट पर ले जाना चाहता है, उसको वही भस्मीभूत कर देना चाहता है। लेकिन वही बात जब पिछड़ी जातियों पे आती है, तो वो जातियों पे चूंकि कुछ लोगों से ऊपर है, भले ही कुछ लोगों से नीचे है, उन्हें मजा आता है कि चलो कुछ लोगों से नीचे हैं तो कुछ लोगों से ऊपर है, मजा आता है, उसमें खुश है। और इसलिए जातियां टूट नहीं पा रही, और इस जातियों को तोड़ने के लिए हम ये चाहते हैं कि जो भी जातियां हैं, उन जातियों को अपने पे गर्व करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण है, आप देखिए, वो कहता मैं जातिवाद नहीं मानता, लेकिन ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझे गर्व है। तू है ऐसी सोच के ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, और ब्राह्मण कुल में पैदा होने के नाते तुम्हें गर्व है, तो जातिवाद मानते कैसे नहीं हो? ये धोखा है, ये छल है, ये छद्म है, क्योंकि उसी ने जाति बनाई, इसलिए उसे गर्व है। अगर नहीं गर्व है तो सब में रोजी और रोटी का संबंध, रोटी रोटी का संबंध बनाए, बेटी का संबंध बनाए, उठने का संबंध बनाए, बैठने का संबंध बनाए, भ्रातृत्व भाव का संबंध बनाए, और ब्राह्मण होने पे गर्व उसे नहीं होगा। इंसान होने पे गर्व करे, अच्छी बात। किसी भी जात में पैदा हो जाए, इंसान होने पे गर्व करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कहे जब कि मैं बहुत ही बेहतरीन समाजवादी हूं, बावजूद इसके ये कहे कि मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है, तो थू है। क्यों थू है? क्योंकि इसका मतलब ये लगता है कि वो चाहता है कि जातियां बनी रहे, और जातियां जब तक बनी रहेगी तभी तक उसका वर्चस्व कायम रहेगा। इस देश में जात के आधार पे पदों, लाभों का वितरण किया गया है। जाति के आधार पे ही पदों का वितरण है, जाति के आधार पे ही लाभों का वितरण है, और जाति के आधार पे ही उत्पीड़न है। तो जिसने जातियां बनाई है वो कैसे जातिवाद तोड़ने की कोशिश कर सकता है? अगर वो कहे कि हम जातिवाद तोड़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो धोखा दे रहा है, वो छल कर रहा है, वो जातियों को बना करके रखना चाहता है। देश की जनसंख्या के केवल 15% लोग जातियों के आधार पे सम्मानित हो रहे हैं, उच्च पदों पे पहुंच रहे हैं, लाभ के पदों पे पहुंच रहे हैं, और बाकी 85% लोग जो धर्म के आधार पे, हिंदू के आधार पे उनका सहयोग तो कर रहे हैं, सहधर्मी हिंदू बन रहे हैं, लेकिन जहां ही सहभागी की बात आती है, वहां फितरत शुरू हो जाती है, वहां छल शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पे 10% आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन का प्रोविजन आया पार्लियामेंट में, बिल आया पार्लियामेंट में, बिल पास हुआ, उसका कानून बना। तो जब आर्थिक आधार पे ही 10% लोगों को, पिछड़े लोगों को भागीदारी दी जानी चाहिए थी, जो संविधान प्रतिकूल नहीं है, प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, संविधान के विरुद्ध है, संविधान की हत्या करके
इस 10% आर्थिक आधार पे आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो लोग आर्थिक आधार पे पिछड़े हैं, संविधान में बहुत अनुच्छेद ऐसे दिए गए हैं जिसके आधार पे राज्य सरकार उनको उत्थान की कोशिश कर सकती है। फिर संविधान में संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो लोग थे, वो जानते थे कि जातियों के आधार पे भागीदारी उन्होंने जो हासिल कर ली है, 50% तो भागीदारी हासिल कर ली है, 50.5%, 50.5% भागीदारी हासिल कर ली, लेकिन उससे उसका पेट नहीं भर रहा। 10% और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिसको प्रतिनिधित्व के आधार पे भागीदारी मिली है, शासन प्रशासन में भागीदारी मिली है, उसमें से भी 10% आने के लिए उसने कोशिश की। इसलिए इसलिए उसने आर्थिक आधार पे ये व्यवस्था की। माननीय कांशीराम जी कहते थे कि मैं महज इसलिए शांति से पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि कुछ महापुरुष पैदा हो जाएंगे, आज नहीं कल पैदा हो जाएंगे और वो आएंगे, वो इस जातिवाद को खत्म करेंगे। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। हम इसमें विश्वास करते हैं कि हम जन्म लिए हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस जातिवाद को खत्म करें। और ये जातिवाद तब तक नहीं खत्म होगा जब तक जातिवाद के आधार पे जिनकी जितनी संख्या है उनको पूरे शासन प्रशासन में, सारे संस्थानों में उनको भागीदारी नहीं मिल जाए, तब तक ये संभव नहीं है। जातियों के आधार पे दंभ दिखाने वाले लोगों को तब तक इससे आघात नहीं लगेगा जब तक वो जात के आधार पे सम्मानित किए जाते रहेंगे, उनके चरण स्पर्श करने की बात होती रहेगी, उनको उच्च मानने की बात होती रहेगी। उनको भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, लेकिन बावजूद इसके कहा जाए कि वो भ्रम बनाने वाले लोग हैं। इसलिए कहते हैं कि आप जब तक हम शोषकों को अपनी बनाई या अपने बनाए हुए संगठन की ताकत नहीं दिखा देते, तब तक ये शोषक कभी भी इस घटिया सोच को, जो उनकी घटिया सोच है ऊंच नीच बना करके रखने की, उस घटिया सोच को नहीं मिटा सकते। इस घटिया सोच की पहल जिनको अपमानित किया गया है उन्हीं की तरफ से करनी होगी। एक संगठन की जरूरत है, एक संगठन बनाना होगा। जब तक संगठन नहीं बनाए गए तब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं चलती। आप देखिए, अगर आप सोचिए कि जो सवर्ण जातियां हैं, जो ब्राह्मण है, वो जातिवाद को खत्म करने का कभी कोई आंदोलन चलाया? कांग्रेस 1885 से जब जन्म हुआ अलग बात है, उसमें सामाजिक आंदोलन चले, लेकिन कुछ दिन के बाद राजनीतिक आंदोलन अलग, सामाजिक आंदोलन अलग हुए। और राजनीतिक आंदोलन करने वाले लोगों ने सामाजिक आंदोलन के जो पंडाल लगे होते थे उस पंडालों को भी ध्वस्त कर दिया। माननीय कांशीराम जी ने इसीलिए जागरूक करने के लिए नारा बुलंद किया, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जो ये कहते हैं कि मेरे आशीर्वाद से सब कुछ हो जाता, वो बेईमान है, वो धूर्त किसके लोग हैं। अगर उनके आशीर्वाद में वाकई इतनी ताकत होती तो वो आशीर्वाद अपने लिए संभाल के रखते, हमें नहीं देते। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो भी आरक्षण के आर्थिक आधार के पर आरक्षण के आधार पे खा जा रहे हैं। जो हमें भागीदारी संविधान के अनुसार, जिसको रिजर्वेशन कहा जाता है, वो एक्चुअली प्रतिनिधित्व है, आज तक नहीं पूरी हो पाई। कोई न कोई लेकुना लगा देते हैं, कभी वाइवा के नाम पे, कभी इंटरव्यू के नाम पे, कभी और सारी चीजें देख करके, कभी आर्थिक आधार पे ये कहा जाए कि ओबीसी के जो रिजर्वेशन है, जिस तरह से यूपीएससी एग्जाम में 2015-16 में 314 लोगों को जो आईएएस सेलेक्ट हो गए थे उनको बाहर कर दिया गया। 16-17 में 180 लोगों को बाहर कर दिया गया। इसी समय बार बार बाहर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है
कि चूंकि उनके माँ बाप की आय 6 लाख हो जाती है, इसलिए वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। अब कितनी धूर्तता की बात है। अगर पिछड़ी जात का, ओबीसी का व्यक्ति, उसके माँ बाप की आय 6 लाख हो जाए प्रति वर्ष, तो वो क्रीमी लेयर में आ जाता है। लेकिन सवर्ण 8 लाख तक की आय है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आता है। इससे बड़ी धूर्तता क्या हो सकती है। माननीय कांशीराम जी इसीलिए कहते थे, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये बेईमान है, इनको राजनीतिक सत्ता तो दी ही नहीं जा सकती। राजनीतिक सत्ता उसको दी जा सकती है जिसमें नैतिकता हो, जिसमें न्यायिक चरित्र हो। न्यायिक चरित्र इनमें नहीं है, पक्षपात है। जिनमें पक्षपात की भावना कूट कूट करके भरी गई हो, वो न्याय कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए ये बेईमानों से लड़ने के लिए लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जो व्यवस्था दी गई है, जो वोट देने का अधिकार दिया गया है, उस वोट देने का अधिकार अपने लिए प्रयोग करो। इसीलिए माननीय कांशीराम जी ने नारा बुलंद किया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इस देश में 85% लोगों का वोट और राज 15% लोगों का, ये कैसे चल रहा। क्या सोच नहीं बन पा रही, समझ नहीं आ पा रही है। ये मान्यवर कांशीराम जी ने जिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत भूमि पे दफन कर दिया गया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंबे जद्दोजहद के बाद, लंबी लड़ाइयों के बाद, अपने विपक्षियों का मुंहतोड़ जवाब देने के बाद और विपक्षों को साजिश को काट करते हुए जब आगे बढ़ करके यहाँ रिजर्वेशन लेकर के आए शेड्यूल कास्ट के लिए, और जब संविधान बनाने का मौका मिला तो उसमें आर्टिकल 340, 341, 342, 340 में बीसी के लिए, 341 में एसटी के लिए और 342 में शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने जब रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, तो यही सोच के किया था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों की एक अनुसूची बन गई थी, उस अनुसूची में शामिल हो गए थे, लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों की अनुसूची नहीं बनी। तो मान्यवर कांशीराम जी ने इस बात को, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी थी, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आज नहीं तो कल पिछड़ी जात के लोग जागरूक होंगे, और पिछड़ी जात के लोग जागरूक होंगे तो उनके अधिकारों की मांग होगी। और ये बात मान्यवर कांशीराम जी ने 1989 में जो गवर्नमेंट बनी उसमें ये शामिल सिद्ध भी कर दिया था कि अगर कोई बीपी सिंह को मजबूर करने वाला था, क्योंकि वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू किए जाने की लड़ाई लड़ रहे थे, और उसी उनके लड़ाई को ध्यान में रखते हुए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना पड़ा, बीपी सिंह को लागू करना पड़ा। अगर मान्यवर कांशीराम जी की लड़ाई और उनका आंदोलन, बहुजन समाज पार्टी का उस समय आंदोलन ना होता, इस समय की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं कि इस समय बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन क्या चल रहा है, वो आप समझेंगे कि इसीलिए कहते थे, वो बार बार कहते थे कि ठीक है, जिनको जमीनें मिल गई है हम उस पर अभी दावा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन वो लोगों ने नारा दिया, माननीय कांशीराम जी ने, कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आज भी बहुत सारी सरकारी जमीनें ऐसी पड़ी हैं जिसपे दावा पेश किया जा सकता है, और उस सरकारी जमीनों पे जो भूमिहीन लोग हैं उनको आवंटित किया जाएगा, वो अपनी खेती बाड़ी करेंगे, वो ताकि आत्मनिर्भर हो सके। माननीय कांशीराम जी चाहते थे कि इस देश में आर्थिक मुक्ति आंदोलन चले, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चले। वो नहीं चाहते थे कि हमारे आर्थिक मुक्ति आंदोलन की बात कोई और करे, हमारे आर्थिक मुक्ति दिलाने की बात कोई और करे, जैसा कि आज देश में हो रहा है। आज एक बात तो शुरू हो गई, माननीय कांशीराम जी जब कहते थे जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में, आज तो जय भीम का नारा गूंज रहा भारत के कोने कोने में, लेकिन दो सपने को जरूर पूरा और करना है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा।
जब तक पूरे मुल्क में, पूरे देश में, भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोगों को आज 85% सभी संस्थानों पे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, जो कि जुडिशरी में आज प्रतिनिधित्व के लिए छटपटा रहे हैं लोग, और चाहे जुडिशरी हो, और जब तक ये भागीदारी नहीं हो पाएगी तब तक न तो मान्यवर कांशीराम जी को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे और न ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को पूरा कर पाएंगे। न तो बिंदुरेश्वरी प्रसाद मंडल द्वारा जो भी अथक प्रयास करके मंडल कमीशन रिपोर्ट बनाई गई थी उसको भी हम नहीं कर पाएंगे। आज 3 नारे बहुत ही, इन 3 चारों 5 नारों को फिर से दोहराने की जरूरत है कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये बेईमानों से, कभी ये किसान को प्रताड़ित करेंगे, कभी मजदूर को प्रताड़ित करेंगे, कभी पिछड़े को प्रताड़ित करेंगे और कहेंगे कि हम इस देश में कांग्रेस मुक्त देश बनाना चाहते हैं। आप कौन होते कांग्रेस मुक्त देश बनाने वाले लोग? आप तानाशाह हैं क्या इस देश के? इस देश में जनादेश देने का अधिकार यहाँ के जनता को है, यहाँ के नागरिकों के को है। अगर आप कहते हैं कि हम इस देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, इस देश को क्षेत्रीय दल मुक्त बनाएंगे, इस देश को फला मुक्त बनाएंगे, तो इसका मतलब आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। ऐसे लोकतंत्र के हत्यारों को पहचानने की जरूरत है। इसलिए आपको सभी को एकजुट होकर के, संगठित होकर के, पिछड़ों को संगठित होकर के, दलितों को संगठित होकर के, और खास तौर से जो फॉरवर्ड में जातियां हैं उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वास्तविक तौर पे चाहते हैं कि इस देश में समानता हो, सामाजिक तौर पे किसी को दुत्कारा न जाए, सामाजिक तौर पे किसी को बहिष्कृत न किया जाए, सामाजिक तौर पे किसी को ऊंच नीच न समझा जाए। वो मानसिकता है, सदियों से उन्होंने साथ दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी साथ दिया है, ज्योतिबा फुले साहब का भी साथ दिया। जितने भी आंदोलन समानता के लिए आंदोलन चले हैं सभी में उसमें साथ दिया है। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी कहते हैं, और वो लोग भी जो इस तरह के सुधरी हुई मानसिकता के लोग हैं, समाजवाद चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कुछ समाजवाद का नेतृत्व कोई पिछड़ा करे, कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति करे, कोई शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति करे। उनको जितना सपोर्ट करना पड़ेगा वो सपोर्ट करेंगे। वो सोचते हैं निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जंग बेईमानों से जंग लड़ने के लिए घर से निकलना होगा, सड़कों पे आना होगा। लोकतंत्र की यही मर्यादा है, लोकतंत्र की यही ताकत है। सड़कों पे अपनी परेशानियों को, अपनी मुसीबतों को आवाज देना होगा, और जब तक ये आवाज नहीं देंगे बेईमान कभी भी आपके हित का काम नहीं कर सकते। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। कहाँ चला गया ये आंदोलन? किसने ध्वस्त कर दिया इस आंदोलन को? कौन सेंध लगा गया? जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली को राज करेगा। कहाँ चला गया आंदोलन? इस आंदोलन को किसने धूल धूसरित किया? जिसने इस आंदोलन को धूल धूसरित किया है उसे भी धूल धूसरित करने की जरूरत है, तब मान्यवर कांशीराम जी का सपना पूरा होगा। कुछ लोग जब ये कहे कि मान्यवर कांशीराम जी ने वसीयत लिख दी तो इसका मतलब वो भी धूर्त है, ब्राह्मणवादी मानसिकता में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हो सकता है पैदा वो अम्बेडकरवादी मानसिकता में हुए हो और कुछ दिन तक अम्बेडकरवादी मानसिकता पे काम किया हो। मान्यवर कांशीराम जी जैसा व्यक्ति जो लोकतंत्र का सजग पहरे रहा हो, वो लोकतंत्र में वसीयत करेगा, राजतंत्र चलाएगा। राजतंत्र में वसीयत लिखे जाते थे, लोकतंत्र में वसीयत नहीं लिखा जाता। और मान्यवर कांशीराम जी को वसीयत लिखने के नाम से जो लोग कलंकित कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही लोग जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा? इस आंदोलन को खत्म करने की उन्होंने ही कंधा तो नहीं दिया, उन्होंने ही जुबान तो नहीं दिया, उन्होंने ही सहयोग तो नहीं किया। इसलिए बहुजन की बात करने वाले आज दिल्ली पे राज नहीं कर रहे हैं। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस जमीनों को आज जो लोगों की जमीन है वो जमीन सरकार उद्योगपतियों की देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इन बेईमानों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आवाज जब तक इन बेईमानों के खिलाफ नहीं उठेगी तब तक ये आंदोलन नहीं चलेगा। और माननीय कांशीराम जी ने जो सबसे बेहतरीन नारा दिया, वोट से लेंगे सीएम पीएम। ये जो वोट देने का अधिकार मिला है, वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम।
कहाँ चला गया आंदोलन? किसने कुंद कर दिया आंदोलन? कौन ऐसा है जो वसीयत लेकर के बैठा है और इस आंदोलन को, इस विचारधारा को न उसमें फूल लगने दे रहा, न फल लगने दे रहा, न पुष्पित होने दे रहा, न पल्लवित होने दे रहा, न फलित होने दे रहा? कौन है? चाहे जो भी हो, ऐसे लोग जब भी, मान्यवर कांशीराम जी ये जानते थे कि जब आंदोलन बढ़ेगा, आंदोलन तेजी पकड़ेगा, तो आंदोलन के खिलाफ जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, वो ब्राह्मणवादी ताकतें उनके खिलाफ साजिश करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने नाम पे कोई संपत्ति नहीं बनाई, क्योंकि संपत्ति बनाई वो ब्राह्मणवादी ताकतें जानती हैं कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग बेईमान लोगों को पसंद नहीं करते। इसलिए उन्होंने कोई संपत्ति नहीं बनाई और कोई अंगुली भी नहीं उठा पाया माननीय कांशीराम जी के ऊपर। आज किसी के ऊपर सीबीआई ईडी अगर लगी है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि और सारे लोग नहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और तो सारे लोग तो भ्रष्टाचार कर ही रहे हैं, बेईमान तो हो ही रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर सारे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो हम भी बेईमानी करें। अगर हम अपने नाम से, अपने परिवार के नाम को, ये वसीयत लिखी गई इसीलिए तो नहीं लग रहा कि वसीयत को आगे अपने परिवार में बढ़ाया जाए। अगर इस तरह से होगा तो ये आंदोलन नहीं चल पाएगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। मंडल से ले वोट से लेंगे सीएम पीएम, मंडल से लेंगे एसपी डीएम। जय भीम का नारा गूंजने लगा है और जय भीम का नारा गूंजने के साथ जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वो जमीन भूमिहीनों की है, इस देश के वासियों की है। वो जमीन उद्योगपतियों के हाथ नहीं जाएगी, खेती उद्योगपतियों के हाथ नहीं जाएगी। ये मान्यवर कांशीराम जी का आंदोलन चलाना है। और मान्यवर कांशीराम जी के आंदोलन, अगर हमें श्रद्धांजलि देनी है, उनको आज के दिन याद करना है, तो निश्चित तौर पे आज हमें घर के बाहर निकलना होगा और इन बेईमानों से जंग लड़ना होगा। और वो बेईमान चाहे ब्राह्मणवादी ताकतों में पैदा हुए हों, चाहे ब्राह्मणों के घर पैदा हुए हों, चाहे मनुवादियों के यहाँ पैदा हुए हों, चाहे अम्बेडकरवादियों के यहाँ ही क्यों न पैदा हो करके मनुवादियों के हाथ में खेल रहे हैं, दोनों से मुकाबला करना होगा। इस समय दूसरे से लड़ने से बेहतर है कि अपने अंदर के दुश्मन को भी पहचानिए और बहुजन के आंदोलन को आगे बढ़ाइए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो थी उसको लागू कराइए। इस देश में सीएम और पीएम जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कांग्रेस है, आज भारतीय जनता पार्टी जो कोबरा हो गई है, पहले वो कभी सांपनाथ होती थी, कांग्रेस नागनाथ होती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कोबरा हो गई। तो मान्यवर कांशीराम ये कहते थे कि हम जब तक इस देश में सत्ता में आने लायक न हो जाए, तब तक हमें न भारतीय जनता पार्टी को मजबूत होने देना है, न कांग्रेस को मजबूत होने देना हो। जब एक मजबूत होने लग जाए तो जो मजबूत हो रही है उसके खिलाफ मुझे दूसरे के साथ लग करके उसको कमजोर करना चाहिए। जब तक ये दोनों कमजोर रहेगा और हम मजबूत नहीं हो जाते, तब तक हमें इन्हें मजबूत नहीं होने देना है। इसका मतलब मान्यवर कांशीराम जी की कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो कुंठित किया गया है, कुंठ किया गया है, कुंठित किया गया है। कुंठा से आज पूरे समाज को भरा गया है। एक बार फिर जरूरत है मान्यवर कांशीराम जैसे आंदोलन को चलाने की। एक मान्यवर कांशीराम जी ने चलाया है, तो हमें आपको भी ये सोचना चाहिए, कोई महापुरुष नहीं आएगा इस जातिवाद को खत्म करने के लिए, विषमता को खत्म करने के लिए, हर जगह भागीदारी देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए, हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए, हर जगह भागीदारी देने के लिए कोई बड़ा नेता नहीं आ जाएगा, ना कोई भगवान पैदा होगा। भगवान को आप धर्म मानते हो, अगर कुछ लोगों का धंधा है, उस धंधे को समझिए। जिस तरह नाई का बाल काटना धंधा है, उसी तरह ब्राह्मणों का भी पूजा का करना धंधा है। जिस तरह से हमारे जो माली बिरादरी है, फूल बेचना उनका धंधा है, माला बनाना उनका धंधा, उसी तरह ब्राह्मणों का भी पूजा करना धंधा है और पाखंड करना उनका धंधा है। इससे बचने की जरूरत है। इस देश में फिर से इस आंदोलन को चलना चाहिए कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। तो निश्चित तौर मान्यवर कांशीराम जी के सपने को पूरा किया जा सकता है। और ये जो दर्प है भारतीय जनता पार्टी के, जो गुब्बारे जैसा
फुल गई है भारतीय जनता पार्टी, मात्र इसको एक सुई से पंचर किया जा सकता है। ये गुब्बारा पिचक आएगा, बस एक बार आपको संगठित होने की जरूरत है। और आप अपने अंदर, उन्होंने जातिवाद बनाया है तो जातिवाद जिन्होंने बनाया है उनको पहचानिए। एक उदाहरण आपके सामने देना चाहेंगे कि कुत्ते को आपने देखा होगा, कुत्तों को अगर आप पत्थर से मारिए तो कुत्ता कभी पत्थर नहीं पकड़ता है, पत्थर मारने वाले की तरफ जाता है। तो इसको जातिवाद जिन्होंने बनाया है, जातिवाद में कुंठित होकर के अपने अपने ही लोगों को, जो आपके सहधर्मी है, आपके भाई हैं, आपके सहयोग करने वाले लोग हैं, जो वास्तव में इस देश के मूल निवासी हैं, ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ रखिए। और इस देश की सत्ता पे जब तक आप काबिज नहीं हो जाएंगे, जब तक अपने संगठन की ताकत, इन मनुवादी ताकतों को, ब्राह्मणवादी ताकतों को आप नहीं दिखाएंगे, तब तक ये बेईमान आपको इसी तरह प्रताड़ित करते रहेंगे, बारी बारी से आपको काटते रहेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और जो भी जिसके अभिवादन करने के तरीके हैं, वो सारे तरीकों से अभिवादन करते हुए